हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? पहला विकल्प है सहयोगी प्रोजेक्ट, दूसरा विकल्प है मानकीकृत परीक्षण, तीसरा विकल्प है तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न और चौथा विकल्प है वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। तो इस प्रश्न के लिए ए विकल्प सही होगा, सहयोगी प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि पहला विकल्प है शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, दूसरा विकल्प है बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, तीसरा विकल्प है बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, और चौथा विकल्प है विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। तो वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटना है तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि बच्चों से बातचीत करना चाहिए और उनके दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि पहला विकल्प है इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, दूसरा विकल्प है इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो, तीसरा विकल्प है यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, और चौथा विकल्प है विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं। तो आकलन उद्देश्यपूर्ण तब होगा जब इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो, इसलिए बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। पहला विकल्प है सत्तावादी, दूसरा विकल्प है अधिनायकी, तीसरा विकल्प है अनुमति परक और चौथा विकल्प है सुविधादाता। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधा प्रदाता की है। डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पहला विकल्प है पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, दूसरा विकल्प है का एकमात्र निर्धारक होती हैं, तीसरा विकल्प है के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, और चौथा विकल्प है पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। तो एक विविध कक्षा में विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना पहला विकल्प है एक काल्पनिक लक्ष्य है, दूसरा विकल्प है जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, तीसरा विकल्प है विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, और चौथा विकल्प है शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो इस प्रश्न के लिए डी विकल्प सही होगा कि शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है। पहला विकल्प है गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं। दूसरा विकल्प है सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तीसरा विकल्प है
सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। और चौथा विकल्प है गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही होगा कि विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। बी विकल्प सही है। प्रश्न है सुनने में असमर्थ बच्चा। पहला विकल्प है श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। दूसरा विकल्प है केवल अकादमिक शिक्षा में लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तीसरा विकल्प है नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। और चौथा विकल्प है नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। तो बच्चा जो है वह सुनने में असमर्थ है, तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही होगा कि वह नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। पहला विकल्प है वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। दूसरा विकल्प है यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। तीसरा विकल्प है वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। और चौथा विकल्प है वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। तो विशेषता पूछी गई है प्रतिभावान शिक्षार्थी की, तो इसमें बी विकल्प सही होगा कि यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। पहला विकल्प है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। दूसरा विकल्प है ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। तीसरा विकल्प है अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। और चौथा विकल्प है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। तो इस प्रश्न के लिए डी विकल्प सही होगा, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित करके। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पहला विकल्प, पहले कथन ये है और विकल्प नीचे दिए गए हैं। कथन है बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। दूसरा है बच्चे समस्या समाधान करता है। तीसरा है बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। और चौथा है बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो इसमें देखते हैं। पहला कथन बच्चे जानकारी की निष्क्रिय प्राप्त करता है, गलत। बच्चे समस्या समाधान करता है, बिल्कुल सही है। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, ये भी सही है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, ये भी सही है। तो 2, 3 और 4 सही है, इसलिए बी विकल्प सही होगा। इसी में 2 और 3 और 4 लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थियों में संप्रत्ययात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। पहला विकल्प है पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। दूसरा विकल्प है याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। तीसरा विकल्प है विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। और चौथा विकल्प है जब तक विद्यार्थियों में वांछित प्रत्ययात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। तो इस प्रश्न के लिए विकल्पों से पता करते हैं कि कौन सा विकल्प सही होना चाहिए। पहले में लिखा है पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए, तो गलत है। दूसरा है याद करने के लिए कहना, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों की गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। ऐसा तो कैसे कर सकते हैं, गलत विचारों को सही विचारों में कैसे बदल सकते हैं।
तीसरा है विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को उदाहरण देना और उनको प्रोत्साहित करना कि वे अपनी तर्क शक्ति का उपयोग करें, ये सही है। और चौथे में लिखा है, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना, दंड तो दे ही ना सकते, इसलिए सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। पहला विकल्प है जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। दूसरा विकल्प है जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। और चौथा विकल्प है जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। तो इस प्रश्न के लिए ए विकल्प सही होगा कि जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। तो यही तो बाल केंद्रित शिक्षा है जिसमें बालक को महत्वपूर्ण समझा जाता है और तभी बालक बेहतर ढंग से सीखते हैं, इसलिए ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ते हुए देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? लिखा है बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं। दूसरा है बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। तीसरा है बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो इसमें दूसरा कथन सही है कि बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। तो यहाँ लिखा है केवल बी नहीं, यहाँ 2 होगा, केवल 2। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। तो पहला विकल्प लिखा है चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त करो। दूसरा विकल्प लिखा है तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। तीसरा विकल्प लिखा है काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिले। तो बच्चे को आंतरिक रूप से प्रेरित करना है, प्रोत्साहित करना है, तो बच्चे से कहना चाहिए कि इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि पहला विकल्प है शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। दूसरा विकल्प है कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। तीसरा विकल्प है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। और चौथा विकल्प है विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का। तो कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह बात करती है, तो यह दर्शाता है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। घर में उसके विचारों को मान्यता नहीं मिलती, इसलिए वह घर में बात नहीं करती है और विद्यालय में उसके विचारों को मान्यता दी जाती है, इसलिए वह विद्यालय में बातें करती है। सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। पहला विकल्प है सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। दूसरा विकल्प है रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यय स्मरण करने में अच्छे बने। तीसरा विकल्प है दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके
जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। और चौथा विकल्प है ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। तो प्रश्न में क्या कहा गया है कि शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। तो ए विकल्प सही है कि सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। पहला विकल्प है निरंतर तुलना। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही होगा, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। अगला प्रश्न देखते हैं, विकास का सिरा पदाभिमुख सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। पहला विकल्प है सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, दूसरा विकल्प है भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, तीसरा विकल्प है सिर से पैर की ओर और चौथा विकल्प है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। तो सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत है। इससे पता चलता है कि सिर से पैर की ओर ये सिद्धांत आगे बढ़ता है। सी विकल्प सही है। इसे मस्तिष्काधोमुखी से सिद्धांत भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला विकल्प है जन्म पूर्व का समय, दूसरा विकल्प है मध्य बचपन का समय, तीसरा विकल्प है वयस्कावस्था और चौथा विकल्प है प्रारंभिक बचपन का समय। तो भाषा विकास के लिए संवेदनशील समय पूछा गया है, तो इसमें डी विकल्प सही होगा, प्रारंभिक बचपन का समय। अगला प्रश्न देखते हैं, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। पहला विकल्प है आनुवांशिकता और पर्यावरण, दूसरा विकल्प है वृद्धि और विकास, तीसरा विकल्प है स्वास्थ्य और प्रशिक्षण और चौथा विकल्प है अनुशासन और पौष्टिकता। तो इस प्रश्न के लिए ए विकल्प सही होगा, आनुवांशिकता और पर्यावरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। पहला विकल्प है परिवार और पास पड़ोस, दूसरा विकल्प है विद्यालय और पास पड़ोस, तीसरा विकल्प है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य और चौथा विकल्प है परिवार और रिश्तेदार। तो सामाजिकरण के गौण वाहक पूछे गए हैं, तो बी विकल्प होगा विद्यालय और पास पड़ोस। अगला प्रश्न देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। पहला विकल्प है संतुलन, दूसरा विकल्प है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, तीसरा विकल्प है मानसिक प्रारूपों का समायोजन और चौथा विकल्प है उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा गया है, बी विकल्प सही होगा सामाजिक अन्योन्य क्रिया। तो लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण बताया है, इसलिए बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। लिखा है, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। पहला विकल्प है दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, दूसरा है सामाजिक संकुचन अनुकूलन, तीसरा है अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन और चौथा है कानून और व्यवस्था अनुकूलन। तो इसमें बी विकल्प सही होगा सामाजिक संकुचन अनुकूलन। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए।
तो यह सामाजिक संकुचन अनुकूलन के तहत आएगा, बी विकल्प सही। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। पहला विकल्प है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। दूसरा विकल्प है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। तीसरा विकल्प है ईश्वरीय न्याय पर विश्वास। और चौथा विकल्प है शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन। तो जीन पियाजे के अनुसार पूछा गया है, ए विकल्प सही होगा, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। पहला विकल्प है समायोजन और अनुकूलन के रूप में। दूसरा विकल्प है समावेशन और अनुकूलन के रूप में। तीसरा विकल्प है सामीकरण और संशोधन के रूप में। और चौथा विकल्प है समावेशन और समायोजन के रूप में। तो इस प्रश्न के लिए डी विकल्प सही होगा, समावेशन और समायोजन के रूप। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि पहला विकल्प है हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों। दूसरा विकल्प है बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। तीसरा विकल्प है शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। और चौथा विकल्प है क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर न होगा कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला विकल्प है जीन पियाजे और लेओ वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। दूसरा विकल्प है जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेओ वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। तीसरा विकल्प है जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेंगे और लेओ वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेंगे। और चौथा विकल्प है जीन पियाजे और लेओ वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए डी विकल्प सही होगा, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेओ वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं और आज का आखिरी प्रश्न है, लिंग है। पहला विकल्प है जैविक सत्ता। दूसरा विकल्प है शारीरिक संरचना। तीसरा विकल्प है सहज गुण। और चौथा विकल्प है सामाजिक संरचना। तो लिंग एक सामाजिक संरचना है। डी विकल्प इसमें सही है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।